नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत सारे नए नए आईपीओ आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स हैं जिन पे हमको पैसा लगाने का मन करता है। हम ये देखते हैं कि स्टार्टअप कितने लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है, लेकिन कमा रही है ऐसा हमारे दिमाग में है। वो वैल्यूएशन बहुत हाई रहता है लेकिन उसमें प्रॉफिट होता नहीं है, फिर भी पैसा लगाते हैं। यस और नो, क्यों पैसा लगाते हैं ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि 9 ऐसी कंपनीज जो कि बिलियन डॉलर कंपनीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप नाम जानते हैं और उसके बाद भी वो लॉस में है, उसके बारे में जानेंगे। और क्यों हम लोगों को और किस जगह पर हम लोगों को स्टार्टअप में पैसे लगाना चाहिए, आज का वीडियो इस बारे में रहेगा। राइट, तो दोस्तों जानते हैं कि बिलियन डॉलर कंपनी स्टार्टअप जो कि बहुत बड़ी कंपनीज है, क्या उनका सोच रहता है। सबसे पहली बात यह कि वर्ल्ड के जो सबसे वैल्यूएबल जो टेक स्टार्टअप होते हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टर से लेते हैं, हर साल करोड़ों डॉलर वो यूज करते हैं, हर साल करोड़ों डॉलर के खर्चे होते चले जा रहे हैं, लॉसेस होते चले जा रहे हैं। राइट, टेक स्टार्टअप का नॉर्मली फोकस रहता है कि ग्रोथ इमीडिएट करना चाहिए, बहुत जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं। इसी कारण उनका जो सोच है उसके अनुसार जो भी छोटे मोटी कंपनीज होती है जो कि अच्छा काम कर रही होगी और उनको लगता है कि वहां तक पहुंचने में समय लगेगा, वो छोटी कंपनीज को परचेस करते जाती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ते चले जाते हैं, खर्चे लगातार बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन शुरुआती समय में ये उनके लिए जरूरी होता है क्योंकि वो फास्ट ग्रो करना चाहते हैं। इकोसिस्टम को जल्दी से बिल्डअप करने के बजाय जहां जहां से हो सकता है वहां से वो खरीदने का प्रयास करते हैं ताकि स्पीड बढ़ जाए। मैसिव ब्रांड जैसे उबर, स्नैपचैट, 45 आज तक प्रॉफिट में नहीं आ पाए। पिचबुक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से लेकर अभी तक जो स्टार्टअप आईपीओ है जो कि बिलियन डॉलर से बड़े, 64% ऑफ द आईपीओ वो आज तक प्रॉफिट में आए नहीं है। तो बिलियन डॉलर कंपनीज कौन सी है जो लॉस में आज तक? सबसे पहली बात स्नैपचैट, ये स्नैप आईएनसी ने डेवलप किया है। इसके बारे में बता दें कि 2011 में बना है, 21.7 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन है और उसका 2018 का जो नेट लॉस था 1.3 बिलियन डॉलर था। सेकंड कंपनी है जिलो, अमेरिकन रियल एस्टेट मार्केट प्लेस कंपनी है जिसको 2004 में बनाया गया। 8.38 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है लेकिन 119.9 मिलियन डॉलर का अभी तक लॉस आ रहा है। तीसरी कंपनी का नाम है स्क्वायर, जो कि अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है और ये डिजिटल पेमेंट का भी काम करती है कंपनी। और ये कहां पर है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ये कंपनी है, 2009 में बनी है। 29.6 बिलियन डॉलर का इसका वैल्यूएशन, लेकिन अभी भी 38.46 मिलियन डॉलर का लॉस है। आप सोच सकते हो, 2018 का मैं बता रहा हूं। उबर आप बहुत अच्छे से जानते हो, उबर टैक्सी, राइट? तो ये क्या है? कॉमनली इसका नाम है उबर और ये अमेरिकन मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है और 900 मेट्रोपॉलिटन एरियाज वर्ल्ड वाइड में काम करती है। इसको बनाया गया था 2009 में और 50.4 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है, लेकिन अभी भी 1.8 बिलियन डॉलर का नेट लॉस था 2018 में। पांचवी कंपनी लिफ्ट है, ये डेवलप करता है मार्केट, मोबाइल ऐप ऑपरेट करता है, व्हीकल्स हायर के लिए देता है, मोटराइज्ड स्कूटर्स प्रोवाइड करता है, बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम है इसके पास में, कार रेंटल है, फूड डिलीवरी है। कंपनी सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड है, कैलिफोर्निया से ऑपरेट करता है, 644 सिटीज यूनाइटेड स्टेट्स में और 12 सिटीज कनाडा में काम करता है। अब इस कंपनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि 2012 में बना है, 14.59 बिलियन डॉलर का इसका वैल्यूएशन है, लेकिन अभी भी 911 मिलियन डॉलर का लॉस 2018 में। छठवीं कंपनी है पिंटरेस्ट, आप बहुत अच्छे से नाम जानते हैं, इमेज शेयरिंग सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइड करता है, गिफ्ट्स वगैरह उसमें आप शेयर कर सकते हो। 2012 में इसको स्थापना किया गया और इसका करंट वैल्यूएशन 14.59 बिलियन डॉलर है, लेकिन 2018 में 911 मिलियन डॉलर का इसमें भी लॉस था। सातवां कंपनी वी वर्क, ये करता क्या है? ये अमेरिकन कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी है जो कि फ्लेक्सिबल शेयर्ड वर्क स्पेस, ये वर्क स्पेस का टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और सर्विसेज और दूसरे एंटरप्राइजेस को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये कब बना है? 2010 में बना है। 4.9 बिलियन डॉलर का इसका वैल्यूएशन है और 1.6 बिलियन का फिर भी लॉस चल रहा है। आठवीं कंपनी स्पॉटिफाई, जबरदस्त म्यूजिक आप इसमें सुनते होंगे, ये स्वीडिश कंपनी है, ये ऑडियो स्ट्रीमिंग करती है और मीडिया सर्विस प्रोवाइडर है। ये बनी कब? 2006 में बनी। इसका वैल्यूएशन 25.8 बिलियन डॉलर है, लेकिन उसके बाद भी 78 मिलियन डॉलर का लॉस 2018 में था। टेस्ला कंपनी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, टेस्ला आईएनसी अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी कंपनी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इलॉन मस्क को। 2003 में इसने बनाया और करंट वैल्यूएशन 59.3 बिलियन डॉलर है,
लेकिन उसके बाद भी 2018 में $976 मिलियन का लॉस था। ये सारे फिगर्स बताने का मतलब क्या है? क्या मैं डराना चाहता हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं इसके बाद भी इतना बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं ऐसी कंपनी आगे बढ़े और ये सालों साल आगे बढ़ता चला जाए। ऐसे प्रोस्पेक्टिव कंपनीज में डालना चाहिए। लेकिन जैसे अमेजन है, 1994 से 2001 में वो प्रॉफिट में नहीं थी, 2001 के बाद वो प्रॉफिट में आई, लेकिन हर स्टार्टअप का इतना बड़ा किस्मत नहीं होता है। इसी कारण हम लोगों को कुछ चीजों को चेक करना चाहिए जब भी हम लोग हाइप वाली कंपनीज में पैसा लगाते हैं। सबसे पहले उस कंपनी का प्रोस्पेक्ट आपको हमेशा देखना चाहिए कि करंट प्रोस्पेक्ट क्या, फ्यूचर में उस इंडस्ट्री का क्या हो सकता है, आप उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, उस सर्विस को यूज करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, ये चीज आपको देखना चाहिए। प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रॉपरली देख लीजिए, क्या वो इनोवेट करते जा रहे हैं, क्या उसमें कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं, क्या वो हमेशा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप्स को उन्होंने परचेज किया, क्या क्या नया कदम उठाया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड, ये आपको देखना है। मार्केटेबिलिटी और करंट कंडीशन, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कई बार अच्छे होते हैं लेकिन वो मार्केटेबल नहीं होते, क्या मार्केटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, करंट कंडीशन भी अगर अच्छी है तब तो फिर सोने पर सुहागा है। फ्यूचर ग्रोथ का पॉसिबिलिटी सबसे बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर है, लेकिन करंट भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर करंट हम लोग करंट कंडीशन नहीं देखेंगे, आज की स्थिति खराब हो गई, फ्यूचर तो बाद में, आज अगर कंपनी बंद हो गई तो फ्यूचर उसका बनेगा कैसे? इसलिए करंट कंडीशन स्टेबल होना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी जबरदस्त होना चाहिए, तब जाकर आप और मैं वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सोच सकते हो कि उस कंपनी में पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।